नमस्कार, मैं हूं लोकेश पुष्कर और आप देख रहे हैं बिहार दत्तक। चुनावी दौर चल रहा है और चुनावी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं संजय पंकज जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। संजय पंकज जी का कहा जाए परिचय तो बहुत कम शब्दों में इनका परिचय देना भी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जब परिचय देने अगर हम बैठेंगे ना तो लगता है कि सुबह से शाम, शाम से रात ऐसा दौर हो जाएगा। तो चूंकि आज चुनावी चर्चा होना है, राजनीतिक तौर पर इनका परिचय देता हूँ। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं और अभी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अभी तक आपने किसी प्रकार की कोई राजनीतिक पार्टी के साथ अपने किसी भी संबंध की घोषणा नहीं की, क्या ये सही है? ये बिल्कुल साफ साफ है। निर्दलीय नहीं कहिए, उसको लोक उम्मीदवार कहिए। बड़ा प्यारा शब्द है और यह प्रजातंत्र में सर्वोपरि जनता होती है और यह लड़ाई जनता की लड़ाई है, इसलिए हम लोग का सम्मान करते हैं। निर्दलीय में वो दल की जो बू आती है और इस समय जितना बदबूदार दल का आचरण हो गया है, ऐसे में अपने आप को बिल्कुल उससे अलग करते हुए मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं जनता के बीच का आदमी लोक उम्मीदवार की हैसियत से। तो आप लोक उम्मीदवार तो हैं, मगर ये बताइए, आप चुनावी जो दौर शुरू हुआ उसके पूर्व आपको एक साहित्यकार के तौर पर जाना जाता था, कवि थे, मतलब कवि अभी भी हैं, तो कवि, साहित्यकार और अब राजनीति, अचानक से ये कैसे? शब्द की संस्कृति छूटेगी नहीं और शब्द अक्षर है, ब्रह्म है और वह कब किस रूप में कारगर हो जाए, बड़ी बड़ी क्रांतियां हो सकती हैं शब्द से। हमारे पूर्वज कबीर रहे हैं, तुलसी रहे हैं, रहीम, रसखान, खुसरो, मीराबाई, ऐसे ऐसे रविदास, जिन लोगों ने शब्दों के माध्यम से, भाव के माध्यम से, विचार की क्रांति के माध्यम से बड़ा सामाजिक परिवर्तन किया है। अपने पूर्वज कवि नेपाली का स्मरण करें, हर क्रांति कलम से शुरू हुई संपूर्ण हुई, चट्टान जुल्म की कलम चली तो चूर्ण हुई, हम मानवता का परिहास बदलने वाले हैं, धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं। तो यह परिवर्तन की आकांक्षा लेकर ही, ठीक है कि साहित्यकारों को बार बार कहा गया है कि यह आपके लिए उचित क्षेत्र नहीं है, इसलिए कि साहित्यकार को पवित्र क्षेत्र का संवाहक लोग मानते हैं और राजनीति की दुर्दशा और राजनीति के चरित्र को देखते हुए लोग उसे कहीं न कहीं से गलीज मान रहे हैं। जैसे कभी गर्व से लोग कहते थे, नेताजी कहते थे तो सुभाष चंद्र बोस का एहसास होता था, अनुभूति, और एक बड़ा विराट चरित्र खड़ा होता था। लेकिन आज कोई नेताजी कहता है तो अच्छे भले लोगों के लिए अपमानजनक यह शब्द है। तो शब्द को जब आचरण का बल मिलेगा, आचरणहीनता के कारण अच्छे अच्छे शब्द भी बदनाम हो गए। लेकिन एक लेखक जब राजनीति में आता है तो एक लेखक नितांत निजी नहीं होता है, औरों का दर्द और गम वह पीकर चलता है। एक लेखक के भीतर, एक संस्कृति कर्मी के भीतर, एक सच्चे संवेदनशील मनुष्य के भीतर करोड़ों मनुष्य का वास होता है। उसकी धड़कनें वह सुनता है, उसकी वेदना, उसकी आह, उसकी टीस कसक उसे उद्विग्न कर देता है और उसी उद्विग्नता के वशीभूत एक लेखक को यह सोचना चाहिए कि मेरे व्यक्तित्व के समग्र विकास में, निर्माण में समाज के हर व्यक्ति का योगदान है, समाज के हर वर्ग का योगदान है। इसलिए लेखक को जब कभी भी अवसर मिले, जब कभी भी अवसर की तलाश करते हुए उसे लोगों के बीच जाना पड़े, तो अपने आप को एक सामाजिक नागरिक और सामाजिक दायित्व बोध के सचेतक के रूप में भी उसे उपस्थित करना चाहिए। मेरे निर्माण में समाज का योगदान है, तो आज प्रजातंत्र में राजनीतिक व्यवस्था सर्वोपरि होती है। इसलिए समाज के निर्माण का जब अवसर आया है तो मेरे जैसे लोग समाज के बीच हैं और राजनीति के मंच पर जाकर ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो हमें प्रजातांत्रिक अधिकार प्राप्त होंगे, उस अधिकार का, उस धन का मैं सदुपयोग कर सकूंगा और जनता की आवाज बड़े सदनों तक बनूंगा। वैसे यहाँ जो मठाधीश बैठे हैं पूर्व से, बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी कहा गए। आपकी लड़ाई अब उनसे है। अभी तक तो आप साहित्य से जुड़े थे, कवि थे, कविताएं आप इतनी अच्छी बोलते भी हैं, अभी भी आपने अच्छी बात होता है। और नेताओं का आपने एक बताया भी कि जब हम नेताजी पहले बोलते थे तो किसका स्मरण होता था, घोष का, पर आज नेता शब्द खुद में ही एक अपशब्द कहा जाता है। अब वैसे लोगों से जो वाकई में नेता हैं, उस शब्द के अनुसार वैसे लोगों से आपका सामना कैसे करें? जब जनता की आंधी उठती है ना, तो बड़े बड़े मठाधीश और गढ़ ध्वस्त हो जाते हैं। इतिहास साक्षी है।
अगर जनता की आंधी न उठी हुई होती तो भारत स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं करता। संकल्प के साथ तब ईमानदार नेता आए थे, ईमानदार नेतृत्व आया था और नितांत अंधेरे में उसे सत्ता हस्तांतरित किया गया था, अंग्रेजों ने किया था। और नितांत अंधेरे में होने के बावजूद जिस मजबूती के साथ, जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ उस समय के हमारे शासकों ने नव भारत का निर्माण शुरू किया और मजबूत भारत का निर्माण कर दिया। आज हम उस इतिहास को, उस विकास यात्रा को झुठला नहीं सकते हैं। तो ये जनता जब जग जगती है, आपने देखा लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी संपूर्ण क्रांति का आह्वान मुजफ्फरपुर के उस किसी ऐतिहासिक चक्कर मैदान से किया था और युवा जगे थे, विद्यार्थी जगे थे, बुजुर्ग जगे थे, किसान जगे थे, मजदूर जगे थे, व्यवसायी जगा था, हर एक वर्ग के लोग जग गए थे और एक निरंकुश अंध तानाशाह के विरुद्ध जब जनता जग गई तो इंदिरा गांधी की उस अंधी सत्ता को भी पदच्युत होना पड़ा था। तो जनता जब जगती है तो मठाधीश क्या होता है? सर्वोपरि प्रजातंत्र में जनता होती है और जनता के हाथ में नई तकनीकी व्यवस्था के अंतर्गत मतदान के दिन जो बटन दाबने का अधिकार है यह उसे प्रजातंत्र ने दिया है और उस दिन उसकी उंगली पर उसका विवेक होगा, उसकी बुद्धि होगी। जनता अगर भ्रमित नहीं हुई है तो निश्चित रूप से जनता उसी बटन के माध्यम से बड़े परिवर्तन को यहाँ भी साकार कर देगी। क्या लगता है, मतलब आप भी चुनाव के इस दौर में आ गए हैं, इस लड़ाई में आ गए हैं, इतने दिनों से जो मुजफ्फरपुर में जो कुछ भी हुआ है, विकास का पैमाना क्या दिखता है आपको? क्या लगता है कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है? एक शब्द में कहूँ, सच्ची बात यही है कि मुजफ्फरपुर में विकास नहीं हुआ है। अब विकास किसे कहते हैं? नाला निर्माण, सड़क निर्माण, अगर वही विकास है तो वह भी नहीं हुआ है। यहाँ जल जमाव का संकट है, यहाँ कूड़ा कचरा का अंबार है, यहाँ टूटी सड़कें हैं, वर्षों से सड़कें टूटी हुई हैं और तब आप लोक लुभावने नारे दिए जा रहे हैं, शिलान्यास किए जा रहे हैं, आप नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। जनता अंधी है क्या? ठोकर खाकर जनता सड़क पर गिरती है, वह घायल होकर लहूलुहान होकर हॉस्पिटल में जाती है, समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय महाविद्यालय में जाते हैं, शैक्षणिक पवित्र वातावरण नहीं है। तो सारी व्यवस्था एक तरह से संक्रमण के दौर में नहीं है, ध्वस्त है, सारा सिस्टम ध्वस्त है। सरकार की पकड़ प्रशासन पर होनी चाहिए। प्रशासन है लेकिन अपराध बढ़ा हुआ है, छिनतई की घटना हो रही है, बिना भ्रष्टाचार के आप कोई काम नहीं करा सकते हैं, बिना घूस के आप किसी दफ्तर में नहीं जा सकते हैं। तो वह सरकार किस काम की? जिस सरकार की पकड़ उसके प्रशासन पर नहीं हो। तो मैं चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर से जीत हार अपनी जगह पर, लेकिन एक सामाजिक पहल करते हुए राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाए और यह एक परिवर्तनकामी सिद्ध हो। क्योंकि आज जनता अभिनंदन किसका कर रही है? जो अपसांस्कृतिक है, जो बदमिजाज हैं, बद संस्कृति से भरे हुए हैं, दिशाहीन हैं और वे क्या दिखाए राज, जिन्हें खुद अपना पता नहीं, जनता उन्हीं का अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो सुसंस्कृत है, संस्कारवान है, योग्य है, शिक्षित है, उनका तिरस्कार जनता कर रही है। यह क्यों? धनबलियों ने, बाहुबलियों ने, जातीय आधार ने जनता की भी मानसिकता को गंदा बना दिया है। इसलिए उस मानसिकता के विरुद्ध समरस समाज की स्थापना के लिए और मानसिक पवित्र निष्ठा के लिए भी एक नेतृत्व को आगे आने की जरूरत है। हम सड़क का निर्माण करा देते हैं तो हम किसी पर उपकार नहीं करते, हम इसी काम के लिए चुने गए हैं। लेकिन यहाँ लोग उपकार के रूप में कहते कि हमने यह काम कराया, यह काम कराया। मैं तो शिलापट्ट का भी विरोधी हूँ। हम न बोलेंगे, हमारी बात बोलेगी। आप कोई अच्छा काम करा दीजिए, जनता बोलती रहेगी। कहीं राम ने अपने समय में शिलापट्ट लगाया क्या? कृष्ण ने अपने शिलापट्ट लगाया क्या? बुद्ध ने लगाया क्या? लेकिन आज राम, कृष्ण, बुद्ध सांस्कृतिक चेतना में जीवित हैं। इस तरह से आप काम कीजिए। शिलापट्ट आपका है, लेकिन जिस काम के लिए शिलापट्ट लगाया गया मजबूत, वह काम ही कहीं नहीं दिखता है। तो शिलापट्ट वह अपमान है आपका। यह प्रजातंत्र का घोर अपमान है। यह विकास के नाम पर विनाश का एक प्रत्यक्षीकरण है। आपके हिसाब से विकास का पैमाना क्या होगा? अगर आप जीत कर आते हैं, आपने बताया कि सड़क का निर्माण करना या नाला का निर्माण करना ही विकास नहीं होता। आपके आधार पर क्या कुछ विकास होना चाहिए? आप क्या कुछ करेंगे? लोकेश जी, गर्व से ये तमाम नेता, सारे दल के नेता कहते हैं कि बिहार की अघोषित सांस्कृतिक राजधानी है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक राजधानी है। तो इन नेताओं ने
इसके विकास में क्या योगदान किया? इनके कारण ये सांस्कृतिक राजधानी तो नहीं है, सांस्कृतिक नगरी भी नहीं है, यहाँ के सांस्कृतिक कर्मियों के कारण है, जो लहू पसीना एक करके अपनी सुख सुविधाओं की तिलांजलि देकर वे अभिनय कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, गीत कविता लिख रहे हैं, संगीत के माध्यम से मुजफ्फरपुर का वैभव राष्ट्रीय फलक पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज उनके लिए कोई प्रेक्षागृह नहीं है, कहीं सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए कोई एक भवन नहीं है, तो आपने किस तरह का सांस्कृतिक शहर बना रखा है? एक नेतृत्व का गुण होना चाहिए, भाईचारा को सुदृढ़ करे, सामाजिक परिवर्तन करे, सामाजिक सद्भाव कायम हो, और आप जब चुनकर आते हैं तो आप अपने भीतर से मनोमालिन्य और दुर्भावना को हटा दीजिए। आप किसी जाति विशेष के नहीं हैं, किसी दल विशेष के नहीं हैं, आप उस क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि हैं और क्षेत्र की समस्त जनता के आप अभिभावक हैं। समस्त विकास की और विनाश की जिम्मेवारी आप पर जाती है। इसलिए विकास का जो पैमाना होना चाहिए वह बुनियादी जो चीजें, सबसे पहले तो रोटी कपड़ा आवास सुनिश्चित हो, फिर हर परिवार को कम से कम एक रोजगार, ताकि उस रोजगार प्राप्त व्यक्ति के माध्यम से परिवार को कुछ आय आए, जिस आय से वह जैसे तैसे अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करे। फिर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो चीजें हैं उसके समग्र विकास में आप सोच लीजिए मुजफ्फरपुर में कितना क्राउड हो गया है, जाम की समस्याएं, सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, सड़क में गड्ढे हैं, इसके बाद कंजस्टेड भी है। एक छोर पर किसी व्यक्ति को, किसी बुजुर्ग को हार्ट अटैक होता है, दूसरे छोर पर हार्ट हॉस्पिटल है, जाम में फंस जाएगा। हमारे बच्चे जाम में फंसते हैं, वो मानसिक रूप से परेशान होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, बुजुर्ग की जान खतरे में पड़ जाती है, मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। तो आबाद गति से आपातकालीन गाड़ियों के चलने के लिए एक सड़क की व्यवस्था हो, दोनों तरफ सड़कें निकल आए और उसी बीच सड़क में इमरजेंसी की गाड़ी जाए, हॉस्पिटल की गाड़ी जाए, एम्बुलेंस जाए, विद्यार्थियों की गाड़ी जाए, प्रशासन की गाड़ी जाए आपातकाल की सेवा देने के लिए, और दोनों तरफ से जनता तो चौड़ीकरण करना पड़ेगा। सिर्फ आप ये मेट्रो सिटी की बात कीजिए, स्मार्ट सिटी की बात कीजिए, आदर्श शहर बना लीजिए, स्वच्छ शहर बना लीजिए ना, फिर मेट्रो की क्या जरूरत है? आपने अपने रोजगार की बात की है, आप प्रत्येक परिवार को आप रोजगार दें, तो रोजगार उत्पन्न कैसे हो? यहाँ रोजगार तो सीमित दायरे में, लोग यहाँ से बाहर जाते हैं काम करने, कैसे रोजगार? कोई कमाल पैदा करने वाला आ जाए व्यक्ति। आप जॉर्ज फर्नांडिस को जान रहे होंगे, मुजफ्फरपुर के विकास के अंतिम सांसद थे। IDPL की स्थापना यहाँ की गई थी, बेला औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई थी, उसका विकास बहुत तेजी से हुआ था। IDPL में सस्ते दर में दवा उत्पादन भी शुरू हो गया था। तब बिहार झारखंड एक था, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र सांस्कृतिक वैभव के लिए आपके इसी शहर में पहला आया था। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। कांटी थर्मल का विकास हो जाता। आज बिहार में आप किस दर में बिजली ले रहे हैं? इसी बगल में उत्तर प्रदेश में चले जाइए, 2.5 रुपये यूनिट है, कहीं 2.25 रुपये है, कहीं, और यहाँ 7 रुपये कुछ पैसे में 1 यूनिट। उसी NTPC से दूसरी सरकार भी खरीदती है, आप भी खरीदते, फिर इतनी महंगाई क्यों? फिर इतना असंतुलन क्यों? आप कांटी थर्मल का विकास करते, बिजली का उत्पादन हो जाता, आप बिजली यहाँ से बेचते, आपकी आय भी बढ़ती, और यहाँ की जनता को जिसने जमीन दिया है उसको रोजगार भी मिलता और उसको सस्ते दर में बिजली भी मिलती। IDPL में कितने युवाओं को नौकरी लग गई थी, बेला औद्योगिक क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग लग गए थे, लेकिन अपराधियों के कारण, प्रशासन की उदासीनता के कारण और राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक दृढ़ता के अभाव के कारण वह सब ध्वस्त हो गया। किसी सांसद ने, किसी विधायक ने इसको बचाने की कोशिश की क्या? विकास की बात छोड़ दीजिए, आप तो अपने पूर्वजों के द्वारा जो स्थापित चीजें हैं उसे तो बचा ही नहीं सके, तो नया निर्माण क्या करेंगे? जो बचा नहीं सका, एक हेरिटेज के नाम पर लंगट सिंह महाविद्यालय है, लंगट सिंह महाविद्यालय का सौंदर्यीकरण पर कितना कोई नेतृत्व ध्यान दे रहा है? क्या दिखाएंगे मुजफ्फरपुर में कई ऐसी धरोहरें हैं जिसे बचाने की जरूरत है। हम गर्व से कहते हैं कि निरंकुश अंग्रेजी सल्तनत के विरुद्ध मुजफ्फरपुर में पहला बम ब्लास्ट हुआ था।
उस जगह का जो विकास होना चाहिए। पर्यटक आते हैं आपके पास, लेकिन आपने क्या बना रखा है? तो मुजफ्फरपुर में पर्यटक आएगा तो क्या दिखाएंगे? किसी विधायक का घर नहीं दिखाया जा सकता है, किसी भी विधायक की दुकानदारी नहीं दिखाई जा सकती है, कोई व्यावसायिक स्थल नहीं दिखा सकते हैं। आप दिखाना होगा, गर्व से कहेंगे महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का साहित्य तीर्थ यह निराला निकेतन, उसे दिखाएंगे। रामचंद्र संग्रहालय दिखाएंगे, आप शहीद जुबा सहनी पार्क दिखाएंगे, लेकिन पार्क की भी दुर्दशा आपने कर रखी है। आप खुदीराम का स्मारक दिखाएंगे, खुदीराम का चिता स्थल दिखाएंगे, जेल में जाकर दिखाएंगे कि ही फांसी स्थल। यह पर्यटकों का केंद्र होता है। वहां जाने के बाद शौर्य जगता है, वहां जाने के बाद एक इतिहास का कालबोध होता है कि कैसे कैसे हमारे महापुरुष रहे हैं और हम उनकी संतति हैं, हमें भी काम ऐसा करना चाहिए। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा? अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। लेकिन यहाँ हम स्मारक भी बनाने की बात करते हैं तो जैसे तैसे के स्मारक बनाने की बात करते हैं, जिनका कोई ऐतिहासिक योगदान नहीं है, कोई राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं है, कोई आदर्श स्वरूप नहीं है। इस शहर में किसी चौराहे पर, बड़े चौराहे पर स्वामी विवेकानंद की तस्वीर होनी चाहिए। आज भी संपूर्ण संसार में विवेकानंद से बड़ा युवाओं के लिए कोई प्रेरणा दूसरी नहीं है। कहाँ है विवेकानंद? विवेकानंद को देखने के लिए कहाँ जाएंगे युवा? उनसे परिचित होने के लिए कहाँ जाएंगे? ऐसे अनेक महापुरुष हैं। तो आपने मुजफ्फरपुर का कौन सा सांस्कृतिक स्वरूप विकसित किया है? इसलिए मुजफ्फरपुर में कहीं से भी विकास की यात्रा शुरू की जा सकती है, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक। एक शेर है कि सिर से सीने में कभी, पेट से पांवों में कभी, एक जगह हो तो कहीं दर्द इधर होता है। विनाश का दृश्य हर जगह है, विकास की यात्रा कहीं से भी शुरू की जा सकती है। विकास बाधक आखिर है कौन? मुजफ्फरपुर के विकास में बाधा कौन पड़ता है? वो ईमानदार नेतृत्व का ना होना, स्वार्थी नेतृत्व का आ जाना, धृतराष्ट्र जैसे नेतृत्व का आ जाना, जो अपने कम्युन के विस्तार के बारे में सोचता है, जो अपनी संततियों के बारे में सोचता है, जो अपने अमचो चमचों के बारे में सोचता है, जो अपने प्रिय ठेकेदारों के बारे में सोचता है, जो कमीशन के बारे में सोचता है, उनसे हम विकास की उम्मीद करें? इस देश को बनाने में गांधी जैसे फकीर का योगदान है, विनोबा जैसे का योगदान है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का योगदान है। जिनके पास गाड़ियों का अंबार होता है वे भी भारत के दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण भारत के 2 बार दर्शन पैदल किए थे। तो वह दृढ़ता होनी चाहिए, वह दृष्टि होनी चाहिए, वह प्रेरणा होनी चाहिए कि आप किस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो कोई फकीर भी आएगा तो इस शहर को अमीर बना सकता है, लेकिन किसी अमीर से उम्मीद कीजिएगा तो अमीर अपनी दौलत क्यों नहीं बढ़ाएगा, उसका विस्तार क्यों नहीं करेगा, अपनी 7वीं पीढ़ी की संततियों की निश्चिंतता के लिए आर्थिक रूप से क्यों नहीं वह सचेत होगा कि वह जनता के बारे में सोचे? वह जनता को लूटेगा, व्यवस्था को लूटेगा, विकास में वह बाधक बनेगा। आप जयप्रकाश जी के नाम का नाम ले रहे हैं, लोकनायक जयप्रकाश जी भी एक हाल में मुजफ्फरपुर में घटना घटी थी, आपको ध्यान में होगा। एक पार्क का निर्माण हुआ था और वहाँ पे स्थानीय विधायक का नाम बड़े अक्षरों में लिखा गया था और जयप्रकाश नारायण जी का नाम, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का नाम छोटे अक्षरों में लिखा गया। क्या लगता है आपको, ऐसे लोग जो इस तरीके से अपने ब्रांडिंग में लगे हैं, क्या वो लोग हमारी पुरानी परंपराओं को, हमारे पुराने रीति रिवाजों को, पुराने लोगों को जो आदर्श होने चाहिए, उन लोगों को धीरे धीरे बस राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ऐसा कुछ है? आप इसे ऐसे वे भ्रमित लोग हैं, जो लोक संस्कृति में जीवित है, जो लोक स्मृति में जीवित है। राम को कहीं भी बड़े पट पर अपने को अंकित कर देने की जरूरत नहीं है। और कोई दुर्योधन बड़ा बड़ा शिलापट्ट भी रख देगा ना तो उसकी ओर कोई देखेगा और कोई नकारात्मक टिप्पणी करके ही जाएगा। इसलिए महापुरुषों का सम्मान जितना वह विनम्रता से झुकिएगा उसी से आपका भी सम्मान बढ़ेगा। न कि हम किसी महापुरुष को छोटा करने के लिए अपने को बड़े स्वरूप में, अपने धन से, अपने रुतबा से, अपने रुआब से, अपने किसी आधार से हम अपने आप को प्रस्तुत कर दें तो हमारी भद्र पिटती है। भगवान जाने राजनेताओं को क्यों नहीं इस तरह की समझदारी होती है, क्यों इतने असहकामी हो जाते हैं। वे कार्यप्रिय हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, दायित्व को समझें, संवेदनशील हो, वे क्यों इतनी असहप्रिय हो जाते हैं। समानांतर ऐसे लोगों के चलता है, एक झुंड आकर जिंदाबाद करता है, एक झुंड मुर्दाबाद करता है, एक अभिनंदन में फूल माला लेकर खड़ा होता है, एक उनके विरुद्ध गालियों के नारों को बुलंद करता है।
तो यह किस तरह का काम अच्छे कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। आप अच्छे काम करेंगे वह परंपरा में जीवित रहेगा। और सिर्फ नाम पट्ट डालते चले जाइएगा तो आज शिलापट्ट का क्या हर्ष है। आप ये देख लीजिए ना कि उस शिलापट्ट के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, उस जगह हो क्या रहा है। इसलिए वो नाम से कुछ नहीं है, काम महत्वपूर्ण होता है। जिसने काम किया है वह लोक के हृदय में जीवित है। आप चकाचौंध से किसी को थोड़ी देर के लिए भरमा सकते हैं, अस्थायी रूप से अपने प्रति सम्मान अर्जन नहीं करा सकते हैं। देखिए, चूंकि चुनाव का समय होता है ना, तो जब अलग अलग चेहरे आते हैं तो लोगों की उम्मीद जग जाती है कि आखिर कौन ऐसा नेतृत्व करता होगा जो हमारे लिए कुछ करेगा। छात्रों की बड़ी समस्या है। यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो बिहार यूनिवर्सिटी में जो शैक्षणिक सत्र है वो काफ़ी लंबा चला जाता है। जो 3 साल का कोर्स है उससे 5 साल हो जाते हैं वहाँ। तो छात्रों का बड़ा ही एक मन में रहता है कि हमारा नेतृत्व करता हमारे विषय में क्या सोचता है। क्या लगता है आपको, इसका हल निकाला जा सकता है या छात्रों के लिए आपके पास इस प्रकार की कोई योजना? समस्या एक ही जगह नहीं है, सिर्फ छात्रों की समस्या नहीं है, किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, व्यवसायी की समस्या है। समस्याग्रस्त हर वर्ग के लोग हैं, हर कार्य क्षेत्र के लोग हैं और सबकी समस्याओं का समग्र निदान होना चाहिए। अब मैं पूछता हूँ कि विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में जो शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं या कुलपति हैं, कब छात्रों से प्रेमपूर्ण संवाद करते हैं, कब अभिभावकों से संवाद करते हैं, कब छात्रों के समग्र विकास के लिए गुरु के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। वे भी एक नौकरी जी रहे हैं और प्राध्यापक की नौकरी तो इतने ठाठ की नौकरी, इतने पैसे उनको मिल रहे हैं, उस वेतन के अलावे भी समस्त सुख सुविधाएं उन्हें चाहिए और भी अर्जन करने के उपाय उनके पास आ जाए तो आ जाए। उन्हें तो राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त है। लेकिन आप शिक्षक की यही स्थिति है कि एक शिक्षक चाहे नीचे के वर्ग का हो या ऊंचे के वर्ग का हो, वह शैक्षणिक दायित्व से इतर समस्त वह काम करता है जो शिक्षा के विरुद्ध जाता है। तो शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए फिर उसी तरह की कुलपति को लाने की जरूरत है। लेकिन जब कुलपति की नियुक्ति पैसे के बल पर होती है, जब कुलपति की नियुक्ति जातीय आधार पर होती है, तो आप कैसे समग्र विकास के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ कोई मदन मोहन मालवीय आए तो ईमानदार नेतृत्व आ सकता है, तब उस तरह का कुलपति आ सकता है। लेकिन जिस तरह का नेतृत्व आप चाहे वह जिस रूप में आप चुने और उसे अधिकार प्राप्त होता है, तो वह तो अपने ही जुगाड़ वाला कुलपति लाएगा, चिकित्सक लाएगा, कलेक्टर भी लाएगा। ये सब लोग सरकार के किस तरह के हैंड्स हैं, अब किसी से छिपी हुई बात नहीं है। आप पत्रकार लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं और जनता भी अब बहुत होशियार है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल चरित्र वाले लोगों से अन्यतम जुड़ाव है। इसलिए जनता भी सारे सच को जानती है, जिसे कहने में आप पर संविधान का डंडा खड़ा कर दिया जाता है कि यह गैर संवैधानिक बात आप कैसे बोल सकते हैं। लेकिन संविधान की दुहाई देते हुए गैर संवैधानिक जितना आचरण होता है, ठीक उसी तरह से कि न्याय की शपथ खाकर ही अन्याय की यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है। हम गीता पर, कुरान पर कोर्ट कचहरी में जाकर हाथ रखकर कसम खाते हैं, गीता हटी, कुरान हटा, और झूठ बोलना हम शुरू करते हैं। नितांत झूठी गवाही दी जाती है, नितांत झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। एक राजनेता को इन तमाम दृश्यों को बदलने की जरूरत है। एक राजनेता अगर ईमानदार हो जाएगा, एक राजनेता अगर संपूर्ण विकास के लिए दृढ़ता के साथ समर्पित और संकल्पित हो जाएगा, तो सारी जितने लोकतंत्र के जितने स्तंभ हैं सब में परिवर्तन हो जाएगा। चूंकि आप अच्छे नहीं हैं, इसलिए हमें भी भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना पड़ता है। एक नेता ठीक हो जाए तो न्यायपालिका भी सही जगह पर, कार्यपालिका भी सही जगह पर, ये पत्रकारिता भी सही जगह पर। लेकिन पत्रकारिता को भी बाजार तब बनना पड़ा जब राजनीति बाजार हो गया। राजनीति अब सेवा नहीं, राजनीति मेवा, सुख, सत्ता, चकाचौंध, रोब, रुआब, रुतबा है। और मैं कहता हूँ यह भ्रम का संसार है, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा चलेगा बंजारा। तो इस भ्रम के संसार में लोग जी रहे हैं, लेकिन इनका इतिहास नहीं होगा। इतिहास उन्हीं महान पूर्वजों का होगा जिन्होंने इस राष्ट्र के चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, पारिवारिक और बंधुत्वपूर्ण विकास में अपना योगदान दिया है, वैचारिक दिया है और कार्य रूप में भी दिया है। समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। एक प्रश्न है कि सबके मन में होता है
यह जानना कि आप निर्दलीय लोक उम्मीदवार के तौर पर जब आ रहे हैं, जीत जाने के बाद क्या आप किसी राजनीतिक दल के साथ कोई समझौता करेंगे या आपको कोई रुझान होगा, और यदि अगर होगा तो उसका पैमाना क्या होगा, या फिर कुछ ऐसा है पहले से कुछ पैमाना कैसा है? कर्तव्य और ईमानदारी ही मेरा पैमाना होगा, और कार्य करने की आग आपके भीतर मैं देखूंगा तभी मैं आपके साथ हो सकता हूँ। वरना एक लोक उम्मीदवार और निर्दलीय ही अगर मैं चुनकर जाता हूँ, विधायक के रूप में जाता हूँ, तो विधायक को जिस तरह से अन्य विधायकों को सारी सुविधाएं मिलती हैं, फंड्स मिलते हैं, उसी तरह से मुझे भी मिलेंगे, और मैं उसका सदुपयोग करूंगा। और यह सदुपयोग करूंगा जनता से संवाद करके कि जनता की जरूरत क्या है, जनता चाहती क्या है, और एक पारदर्शिता के साथ जब काम किया जाए, कोई छिपाव नहीं, कोई जुड़ाव नहीं, एक पारदर्शिता के साथ जनता से व्यापक संवाद स्थापित करते हुए जनता की जरूरतों के साथ साथ समाज और इस जनपद की जरूरतों पर जो फंड खर्चा होंगे, निश्चित रूप से जनता भी उसके साथ होगी। इसलिए मैं उसी दल के साथ जाना चाहूँगा, उसी को अपना समर्थन देना चाहूँगा जिसमें ईमानदारी और कार्य करने की अटूट निष्ठा हो, और जो जनता और उस जनपद के प्रति निश्चित रूप से समर्पित हो, और सोचने वाला नेतृत्व हो, सोचने वाली सत्ता हो। साथ ही साथ मैं यही बता दूं, फर्क यही पड़ जाता है, वो हाउस मुझे भी उपलब्ध रहेगा, उस हाउस में मैं अपनी आवाज़ तो बुलंद कर सकता हूँ, मैं जनता की आवाज़ तो बन सकता हूँ, मैं कोशिश तो करूँगा। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं घोर अंधकार के विरुद्ध और कुछ नहीं कर सकता, एक तीली तो जला सकता हूँ, अंधकार को ललकार तो सकता हूँ, मैं जनता की आवाज़ तो बन सकता हूँ। ठीक है कि निरंकुश सत्ता कितना हमारी बातों पर ध्यान देते हुए हमारे क्षेत्र के विकास के लिए सचेत होगी, यहाँ तो राजनीति देख ही रहे। मनोनुकूल कोई प्रांत है तो आप उसके विकास के लिए स्पेशल पैकेज देंगे, अगर आपके अनुकूल नहीं है तो पैकेज की घोषणा के बावजूद पैकेज नहीं देंगे। तो ये तो सब राजनीति और सत्ता पर काबिज होने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सत्ता तक का, राज्य से लेकर विधायक का, और विधायक से लेकर नीचे पंचायत स्तर पर सब यही तीन तसिया का खेल चल रहा है। और इसी तीन तसिया के खेल में विकास नहीं विनाश होता है। या ठीक उसी तरह से कि हम सोचते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है, दूसरी तरह से सोचा जाए तो हमारी उम्र घट रही है, मृत्यु के उतने पास जा रहे हैं। जेरे वर्दो उम्र अपनी दिन ब दिन कटती गई, जिस कदर बढ़ते गए हम जिंदगी घटती गई। तो चकाचौंध बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, आने जाने वालों का कारबा बढ़ रहा है, लेकिन जनता वही रुकी हुई है। आज भी भुखमरी है, आज भी बेरोजगारी है, आज भी अभाव है, आज भी रोग है। इसी शहर में यह चुनाव काल चल रहा है, और चुनाव काल में चुनावी समर के विरुद्ध में भी कुछ बात नहीं बोलनी है, यह संविधान की पाबंदी है। लेकिन सच यही है कि यह कोरोना काल है। मुजफ्फरपुर में अनेक घर में कोरोना से ग्रसित लोग घर में क्वारंटाइन है। सरकारी आंकड़े में वह अंकित नहीं है। मुजफ्फरपुर में कूड़ा कचरा के सड़ाद से डेंगू और मलेरिया है, और कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत। आप बालू घाट में चले जाइए, घर का घर, परिवार का परिवार पड़ा हुआ है, वहाँ कम से कम 1000 आपको निश्चित रूप से डेंगू से ग्रसित बीमार मिल जाएंगे। कहाँ समाचार आ रहा है? समाचार में भी यह बात, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रखाती है। सच यही है कि आज भी बहुत के सामने रोटी का सवाल है, और बहुत के सामने बंगला बनाने का प्रश्न खड़ा होकर आता है। उनका कुनबा बढ़ता चला जा रहा है, उनका विस्तार हो रहा है, उनके व्यापार का विस्तार हो रहा है, उनके धन का विस्तार हो रहा है, उनकी संपत्ति बढ़ती चली जा रही है, सुरसा के मुंह के तरफ बढ़ती चली जा रही है। और कोई रोटी के लिए जूझ रहा है, रोजगार के लिए जूझ रहा है, असमय बुढ़ापा ग्रस्त हो रहा है हमारा यौवन, हमारे युवक। उसके बारे में कभी सोचा आपने? क्या सोचने की जरूरत है। और यह वही सोच सकता है
जिसके भीतर आग जलती हो, और राग भी जिसके भीतर हो, जो संवेदनशील हो और मनुष्य को अपनी ही तरह सोचता हो, वही मनुष्य सोच सकता है। ये धन में फंसे हुए लोग, ताकत में फंसे हुए लोग, हथियार में फंसे हुए लोग, जय जयकारों में डूबे हुए लोग ये नहीं सोच सकते हैं आम जनता के बारे में। ये धृतराष्ट्र है, अपने दुर्योधनों के बारे में सोचेंगे, जनता के बारे में नहीं सोचेंगे। जनता के बारे में सोचेंगे तो ये भी रामकृष्ण के चरित्र जैसे हो जाते हैं। अंतिम में अपने वोटरों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो बिहार दस्तक एक पहल भी कर रही है, एक मुहिम चला रही है, वोट फॉर डेवलपिंग बिहार एक मुहिम है। तो इस मुहिम के तहत आप जो वोटर्स हैं, आपके जो दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, उससे क्या कुछ अपील करें? मैं मुजफ्फरपुर के समस्त प्रबुद्ध नागरिकों से, सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करना चाहूँगा, 7 नवंबर को अंतिम चरण में मुजफ्फरपुर का चुनाव है और इसमें सर्वोपरि जनता होती है। जनता इस बार जातीय बल को, जातीय आधार को नकारे, धन को नकारे, बाहुबल को नकारे। उस दिन जो मशीन है उस उंगली पर आपका विवेक होगा। आपका विवेक, आप 15 और 10 वर्षों का लेखा जोखा करते हुए आप सही अर्थ में जिन्हें देख रहे हैं, जिन्हें आजमा चुके हैं, जो आपके बीच धड़कते हैं, सांस सांस चलते हैं, हर कदम ताल बढ़ते हुए, हौसला बुलंद करते हुए आगे बढ़ते हैं, उनके पक्ष में मुजफ्फरपुर के परिवर्तन के लिए, अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए और सही अर्थ में मुजफ्फरपुर के सांस्कृतिक, आत्मीय, पारिवारिक, नैतिक विकास के लिए आप अपने विवेक के साथ उस उम्मीदवार के पक्ष में बटन दबाएंगे जो उम्मीदवार आपकी कसौटी पर, आपके विश्वास पर निश्चित रूप से लोक लुभावने सपनों के साथ आपके सामने नहीं आया है। वह आया है अपनी आंखों में ईमानदारी की चमक दिए, अपने हृदय में कुछ करने की आग जलाकर वह आपके पास आया है। उसके पक्ष में आपको जाने की जरूरत है। जनता सर्वोपरि है, नहीं तो आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। दिनकर के शब्दों में अगर कहूं तो यही कि समर शेष है, युद्ध है, और मुजफ्फरपुर से एक सामाजिक परिवर्तन की क्रांति उठनी चाहिए, एक राजनीति की नई पहल की शुरुआत होनी चाहिए, और यह सांस्कृतिक शुरुआत हो, यह आत्मिक शुरुआत हो, ईमानदार शुरुआत हो। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। यहाँ के बुद्धिजीवियों का अपराध लिखा जाएगा अगर इस बार भी 5 साल के लिए विनाश के गर्त में मुजफ्फरपुर को अगर झोंकने के लिए भी अग्रसर होते हैं तो। व्यवसायियों के लिए आने वाली पीढ़ी सिर्फ कोसने जैसा शब्द का प्रयोग करेगी। तो मैं तमाम कार्य क्षेत्र में जिन्हें, मैं ठेले वालों का, खोमचे वालों का, बड़े व्यवसायियों का, इंजीनियरों का, चिकित्सकों का, प्राध्यापकों का, प्रशासकों का, बल्कि पार्टी के विभिन्न दल के कार्यकर्ताओं का भी आह्वान कर रहा हूं कि आपकी निष्ठा का, आपके चयन का आपके सुप्रीमो ने कहां सम्मान किया। आप जनता के बीच के लोग हैं, आप सामाजिक लोग हैं, समाज में भरोसा आपने पैदा किया है, लेकिन उस भरोसे को तोड़ दिया है केवल निरंकुश सत्ता ने, सुप्रीमो ने। आप भी आइए, जनता के साथ कदम ताल भरते हुए मुजफ्फरपुर के इतिहास में एक परिवर्तनकामी की भूमिका में आप अपने आप को प्रस्तुत करें, और फिर से मुजफ्फरपुर उसी गांधी, उसी जयप्रकाश, उसी लोहिया, उसी लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी और निष्ठा का विराट परिचय देते हुए अपने आप को इस चुनावी समर में प्रस्तुत करके परिवर्तन की नई इबारत लिखने के लिए अग्रसर हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जनता से कहता हूँ कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। आपके घर का ही सदस्य है, लेकिन वह रावण आचरण का है, वह कंस आचरण का है, वह दुर्योधन चरित्र का है, तो उसे आप दंडित करें। और आप गले लगाए अच्छा व्यक्ति आपका बुढ़ापावस्था में आपकी बैसाखी बनेगा, आपके बच्चों के लिए उसकी उंगली समर्पित रहेगी। लेकिन जो नकारा है वह आपके घर का, आपका अंशज वंशज रक्त होकर भी वह आपको दगा देगा। इसलिए न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। एक संवेदनशील मनुष्य का चयन राजनीति के परिदृश्य पर होना चाहिए, और राजनीति का यह दृश्य बदले, इसी की पहल मुजफ्फरपुर से करने की एक लेखक की, एक कवि की, एक संस्कृति कर्मी की कोशिश है। और यह कोशिश मैं तुलसी, सूर, कबीर के वंशज की हैसियत से कर रहा हूँ।
क्योंकि मुझे पता है, मेरे पूर्वजों ने बताया है कि व्यक्ति व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है। एक बूंद एक है मलमूत्र, एक चाम एक है गूदा, एक ज्योति से सभी ऊर्जा कौन, बामन कौन सूदा। यह राजनीतिक अंधसत्ता की व्यवस्था है कि समाज को वह सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर तोड़ देती है। इसलिए इस मानसिकता को तोड़ने के लिए एक लेखक आपके समक्ष प्रस्तुत है और जनता को मैं बिल्कुल आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि जनता में विश्वास है। और जनता जब जगती है, दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। ईश्वर जनता आना चाहती है। तो आप हैं संजय पंकज जी, मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से लोक उम्मीदवार, और आपने बिहार दस्तक से बातचीत की। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे प्रश्न आए और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से जनता तक बात जाएगी। और जब सच्ची पत्रकारिता समाज के समक्ष प्रस्तुत होती है, आज भी पत्रकारिता पर विश्वास है और यही एक माध्यम है कि जनता सारी चीज़ों को जानती समझती है, तो बात निकलेगी, दूर तक जाएगी। एक सच्ची पत्रकारिता की निष्ठा के साथ निर्वाह करने के लिए बहुत